आपको बताया था कि इसे हमने 3 पीरियड्स के अंदर एक्सप्लेन किया है, यानी जब हमने 3 पीरियड्स के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है तो हमारे पास 3 डिफरेंट डेफिनेशंस आई हैं। 3 डिफरेंट डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की आ जाने के बाद, ठीक है ना, अब हमारे एक सवाल जहन में आता है कि व्हाई वी स्टडी द इकोनॉमिक्स, हम इस इकोनॉमिक्स को स्टडी करते ही क्यों है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो काम करता हुआ दिखाई देता है। तो जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करेंगे तो हम उसे 2 नजरियात के तौर पे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। एक हमारे पास है थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, एक है हमारे पास प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस वो है जो कि सिर्फ थ्योरी पे बेस करती है, ठीक है ना, जैसे हम ये बोलते हैं कि ये चीज हमें नजर आती है लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, तो ये क्या है, ये इसकी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस है, नजरियात के ऊपर है ये। और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वो है जो हमें प्रैक्टिकली नजर आ रहा होता है कि वाकई ये चीज हमने पढ़ी, ये लॉ हमने पढ़ा, ठीक है ना, और इसकी एप्लीकेशन हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखिए मैंने वर्ड यूज किया है थ्योरेटिकल। जब हम थ्योरेटिकल के हवाले से बात करते हैं तो आपको याद होगा कि हमने आपको जब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था, देखिए इकोनॉमिक्स की जब डिफरेंट डेफिनेशंस आई ना तो कोई थ्योरेटिकल इन नेचर थी और कोई पॉजिटिव इन नेचर थी। तो पॉजिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बेस कर रही है, उसमें जिंदगी के फैक्ट्स के बारे में बात की जा रही है। और जब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल इन नेचर की तो इसका मतलब ये नजरियात पे मबनी होती है, लिहाजा मार्शल ने जो स्टेटमेंट दी थी वो थ्योरेटिकल इन नेचर थी। तो जब हम इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे तो आपके पास जितने भी पॉइंट्स होंगे वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। देखिए सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक, आपने अपनी फाइल में भी देखना है ताकि आपको बासानी ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। पेज नंबर 5 के ऊपर आपके पास ये मटेरियल मौजूद है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, ठीक है ना, आप साथ साथ निकालते रहे ताकि आपको जो है वो किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। यहाँ देखिए सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब ये मेंटल ग्रोथ क्या होती है, यानी हमारी जो जहनी अफजाइश होती है ना, ठीक है ना, उसके लिए यानी हमारा जहन किस तरह से ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स जो है वो अहम किरदार अदा कर रही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लॉज आते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट प्रिंसिपल्स आते हैं, ठीक है ना, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, इसकी मदद से बाआसानी जो है वो हम किसी भी चीज को एनालाइज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एनालाइज। अब एनालाइज का वर्ड भी कहाँ से निकला, क्योंकि इकोनॉमिक्स एनालिटिकल इन नेचर भी है, ठीक है ना। तो जब कभी कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आएगी, सही है ना, तो उसको जब एनालाइज किया जाता है तो हमारे पास बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे लॉस मौजूद हैं जिसके ऊपर हम काम करके, जिसपे अपना जहन लगा के अपनी जहनी नशोनुमा को भी बढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमिक इस तरह से हमारी जहनी अफजाइश को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा करता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द पावर ऑफ ए रीजनिंग। पावर ऑफ रीजनिंग का मतलब होता है यानी वजूहात जानना, क्यों, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों, और इस क्यों का फिर क्या सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं कि इकोनॉमिक्स हमारे पास एक्चुअली रीजनिंग साइंस है जिसमें वजूहात मौजूद होती हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब हम इसको स्टडी करते हैं ना तो हमारे अंदर खुद ब खुद ये सलाहियतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि अगर हमें कोई मसला दरपेश है तो उसकी वजह क्या है, उसका रीजंस क्या है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल इन अटेनिंग अ परफेक्टनेस। परफेक्टनेस का मतलब अगर हम आज के दौर के अंदर बात करते हैं ना तो परफेक्ट अनलेस सा ऑर्डर है ये, सही है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिक नॉलेज, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जो हमारा फाउंडेशन है जरूरी नहीं है वो हमारे एग्जाम का हिस्सा बने, लेकिन आपको आगे पढ़ने के लिए उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो जब कभी हम इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं ना तो वहां हम बहुत आसानी से, जो गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है ना, बहुत सारे नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे कौमी मकासद होते हैं उसको कैसे पूरा किया जाए,
उनके लिए क्या प्रिंसिपल और क्या लॉस बनाए जाएं, तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स जो है वो एक अपना अहम रोल प्ले कर रही है। और इसकी बदौलत एक हेल्थी क्रिटिसिज्म भी आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज पे तनकीद आपकी ऐसी होगी कि जिसका सोल्यूशन भी मौजूद हो। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो होता है जो खर्च करने वाला है, जो हमारा सारिफ होता है, ठीक है ना, जो किसी भी चीज को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो कंज्यूमर के लिए अपने एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना, कि वो मुख्तलिफ लॉस ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना, ये तमाम तर चीजें कवर कर सकता है। ठीक, वो अपनी इनकम को एक्सपेंड करता है मुख्तलिफ इकोनॉमिक्स लॉस को सामने रखते हुए, ठीक, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को हासिल कर सके, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फॉर अ कॉमन मैन। अब कॉमन मैन कौन है? आप और हम, ठीक है ना। जब हम कॉमन मैन के हवाले से बात कर रहे होते हैं, ठीक, तो उसके अंदर हमारी पूरी सोसाइटी की कैटेगरी आ जाती है। तो वहां पर देखें इकोनॉमिक्स किस तरह से सपोर्ट करता है, ठीक है ना। ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिकली हो रही है, एक पर्सन है, ठीक, उसको जरूरत है और वो अच्छी तरीके से जानता है कि क्या इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, और उसको देखते हुए जो मेरी प्रेजेंट लाइफ है उसके अंदर मेरी क्या जरूरियात हैं और किस तरह से मैंने उनको पूरा करना है, ठीक है ना। उनको अच्छी तरह से पता होता है ये जो हार्ड कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, ठीक है ना, यानी ऐसे मकासद जिन्हें पूरा करना जरा सा मुश्किल है, ठीक है, हम उस पर काम करके किस तरीके से अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीजों को फॉलो किया जाता है ताकि एक आम सा शख्स जो कि सोसाइटी का हिस्सा बना हुआ है वो भी आसानी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो हासिल कर सके। इसके बाद सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना, ठीक है, जिम्मेदारी का एहसास होना, ये भी हमें इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ये हमें सिखाता है कि इकोनॉमिक्स डेवलप करता है आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम तरह सिटीजन के दरमियान, ठीक है, जहाँ पे ये एक्सप्लेन किया जाता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या है और इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो जब कभी हम इकोनॉमिकल अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं ना, तो खासकर आप ये देखें कि आपको नजर आता है कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता है देखो सोसाइटी के अंदर ये प्रॉब्लम है, अगर इसको इस तरह से सॉल्व कर दिया जाए तो बआसानी हमारे सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये हमारी एक सोशल और इकोनॉमिकल अवेयरनेस होती है जो हमें ये जज करवाती है कि क्या हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए बेहतर है और क्या हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आना, ये भी जो है वो थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस के अंदर हम स्टडी करते हैं जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। इसके बाद आ जाइए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। ये सवाल बाज दफा डिटेल क्वेश्चन में भी ऐड करके पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो पोर्शन में स्टार्ट कर रही हूँ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का, ये ज्यादा खास है। तो लिहाजा जब इसकी प्रिपरेशन करने बैठे तो इस चीज को फोकस कीजिएगा कि टीचर ने इसकी इंपॉर्टेंस को ज्यादा अहमियत दी है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में देखिए सबसे पहले ये हेल्पफुल है प्रोड्यूसर के लिए। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पैदा करने वाले। आपको पता है एक प्रोड्यूसर कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता जब तक कि उसके एफओपी काम ना करें, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें से हमारा एक फैक्टर भी, ठीक है ना, एक फैक्टर भी हमारा एब्सेंट हो जाए तो हम किसी भी चीज की प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो प्रोड्यूसर के लिए किस तरह से जो है वो कारआमद साबित होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को ये पता होता है कि मुझे किस तरह से अपने चारों फैक्टर को कंबाइनली लेकर चलना है ताकि जो कॉस्ट है मेरी प्रोडक्शन की वो मिनिमाइज हो, कम से कम हो, ठीक है। क्योंकि प्रोड्यूसर ये चाहता है कि कॉस्ट रिड्यूस करे और जो बेनिफिट्स आए, जो आउटपुट है वो मैक्सिमम आए, ठीक है ना। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सपोर्ट करता है। अब आ जाइए, ये रिड्यूस करता है पॉवर्टी को भी। किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करता है? ये देखिए हमारे मुल्क में आपको पता है गुर्बत बहुत है, सही है ना। वजह क्या है? वजह ये कि लोगों का नेशनल इनकम लेवल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, लोग जो है वो इतना ज्यादा नहीं कमा पाते जितने कि उनके जरूरियात हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकोनॉमी में हमें नजर आते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी को। ओवर पॉपुलेशन का मसला है, ओवर पॉपुलेशन कहते हैं अफजाइश आबादी को, यानी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तेजी से बढ़ना।
लो पर कैपिटा का मतलब होता है फीकस आमदनी, जो फीकस आमदनी हमारी उसकी शरह बहुत कम है, ठीक है ना, प्रोडक्शन बहुत लो है। तो इन सारे मसाइल को सॉल्व करने में इकोनॉमिक्स लॉज, इकोनॉमिक प्रिंसिपल प्रैक्टिकली बहुत सपोर्टिंग होते हैं। इसके बाद देखिए, इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल फॉर अ लीडर इन इकोनॉमिकल प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं मुआशी मंसूबाबंदी। एक्चुअली ये होती क्या है? ये होते हैं प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले उसके मकासद आपको पता हो, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स वेरी बहुत हेल्पफुल होती है उन लीडर्स के लिए इस बात को समझने के लिए कि हमारे मईशत के क्या मुआशी मसाइल हैं, ठीक है ना। और आजकल के दौर में देखते हुए हमें किस चीज को इग्नोर करना है। जब प्रॉपर इकोनॉमिकल प्लानिंग करनी है तो हमें अपने कौन से रिसोर्सेज को भी बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं और नेचुरल रिसोर्स को हम किस तरह से अच्छा इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा हर चीज की अबंडेंसी हो, ठीक है ना। आप ज्यादा से ज्यादा गुड्स के अंदर खुद कफील हो जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास लेबर। लेबर क्या है? हमारे पास जो लोग काम करते हैं। अब लेबर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लेबर हर वो शख्स जो काम कर रहा है, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ एफओपी, इट इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो जब कभी कोई भी लेबर, जैसे मैं खड़ी हुई हूँ, मैं भी लेबर हूँ, कोई भी शख्स जो काम कर रहा है वो लेबर है, और अपनी लेबर देने के बाद, ठीक है ना, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अर्न करे, ठीक है। मंथली बेसिस पे करता है तो सैलरी अर्न करता है, डेली कर रहा होता है तो वेजेस अर्न कर रहा होता है, ठीक है ना, ये डेली अर्नर्स होते हैं। इसके बाद जब कभी कोई भी इकोनॉमिकल क्राइसिस आते हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस का मतलब होता है मौशी बदहालियां। अब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस किस तरह, ये इमरजेंसी की कंडीशन होती है, जैसे मुल्क के अंदर जो है वो फसल की तबाहकारी हो जाए किसी वजह से, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या सोल्यूशन निकालना है। ठीक, नेशन को गाइड करता है कि वो अपने आप को किस तरीके से मुआशी मसाइल से बाहर निकाल सकता है या अपने आप को सेव कर सकता है, ठीक है ना। जितने भी एडवांस कंट्रीज है ना, उन सब की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा अपनी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखें, यानी अपनी मईशत को मुस्तहकम रखें, मजबूत रखें, और कोशिश करें कि फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं। जबकि आपको मालूम है फुल एम्प्लॉयमेंट एक अनरियलिस्टिक फिनोमेना है, ठीक है ना, एक अनरियलिस्टिक फिनोमेना है जहां तक जाना बहुत मुश्किल है। और क्यों? और यहाँ पे देखिए एक और फैक्टर आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अफराते जर या महंगाई, ठीक है ना। ये चीज भी ना हो, लोगों को रोजगार भी मिले, लोग ज्यादा कमाने भी लग जाएं। जब उनकी कौमी आमदनी या आमदनी का शरह ज्यादा होगी तो लाजमी सी बात है वो कुछ पार्ट सेव भी करेंगे, और जब वो कुछ पार्ट सेव करेंगे तो लाजमी इन्वेस्ट भी करेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खुद ब खुद इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो इन सारे मसलों को हल करने के लिए जो सोल्यूशन मिलता है ना हमें, वो मुख्तलिफ इकोनॉमिकल प्रिंसिपल और लॉज से ही मिलता है। तो लिहाजा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हमारी बहुत हेल्प कर रही है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास, जब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात की जाती है, इंटरनेशनल ट्रेड है हमारी फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड, ठीक है ना। ये वो होती है जो अक्रॉस द बॉर्डर होती है, सही, दो या दो से ज्यादा मुमालिक के दरमियान जो तिजारत होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त इकोनॉमिक इस तरह से हेल्प करता है कि हर एक्सपोर्टर ये चाहता है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करे, ठीक है। एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? हमारे प्रोड्यूसर ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन तैयार करें, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल मार्केट में जाए या इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बने तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में भी एक अहम किरदार अदा करे। क्योंकि जो मुल्क अपने ज़र मुबादला के वॉल्यूम में वसी हो जाता है, ठीक है ना, बढ़ जाता है, तो वही जो है वो तरक्की की राह पर गामजन होना शुरू हो जाता है, वहां पे ग्रोथ होना शुरू होती है, वहां पे डेवलपमेंट चेंज होना शुरू हो जाती है और हम इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर आकर हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो कवर हो रहा है। अब हम आ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स के हवाले से। हमारे पास वैसे तो इकोनॉमिक्स की और भी दीगर ब्रांचेस हैं जो आप आगे स्टडी करते रहेंगे, लेकिन जो दो मेन ब्रांचेस हैं वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक ऐसा टॉपिक है
जो एग्जाम में 20 मार्क्स को कवर करता है। और इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे पूछा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यानी दोनों की अप्रोचेस पूछी जा रही होती हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंस भी पूछी जाती है, ठीक है ना। और लास्ट इसमें लिमिटेशन पूछी जाती है। तो अगर आप ये पूरा टॉपिक कवर करते हैं तो ये है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच। तो ये एज इट इज सवाल बाज दफा एग्जाम में 20 मार्क्स को कवर कर रहा होता है और आपके एग्जाम का हिस्सा बनता है। अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। यहाँ देखिए माइक्रो वर्ड आ रहा है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जब हम कभी किसी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को इंडिविजुअल बेसिस पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना, कि ये तमाम तर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को जो हम स्टडी कर रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट पे या इंडिविजुअल बेसिस पे, वो क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब हमने बात की तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके फादर कौन है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिया है मार्जिन का, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट दिया है मार्जिन का, जिसका मतलब होता है एडिशनल यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट और चेंज। जब जब कभी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो वहां पर आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। जैसे यूटिलिटी पढ़ा तो मार्जिनल यूटिलिटी, प्रोडक्शन पढ़ा तो मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। रेवेन्यू पढ़ेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये जो इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं ना ये वर्ड, ये है मार्शल, ठीक है ना। तो इसी वजह से मार्शल की कंट्रीब्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी चीज होगी, जैसे अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जब हमारी स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे, आप उसमें कंजम्पशन और डिमांड को स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम जो भी चीज स्टडी करेंगे माइक्रो लेवल पे वो इंडिविजुअल बेस पर होगी। जैसे इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है ना, इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक। यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट पे बात करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से भी याद किया जाता है, द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज प्राइस थ्योरी, इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए एक और वर्ड है, आपको पेज नंबर भी मैं नोट करा दूंगी, इसका पेज नंबर 9 है हमारे पास, जहां पर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो बासानिया वहां से भी ये डिफरेंसेस देख सकते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की या माइक्रो टर्म की बात करते हैं ना तो एक वर्ड और आता है इसमें, इक्विलिब्रियम। अब आपको अभी ये नहीं पता इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाजुन को। तो इकोनॉमी के अंदर जब हम किसी भी फर्म की, किसी भी इंडिविजुअल फर्म की इक्विलिब्रियम निकालते हैं ना, तो वहां पर इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। ये है माइक्रो टर्म के अंदर जब हम छोटे पैमाने पे बात करते हैं, सही है ना। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो आप देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स मौजूद है। अब मैक्रो का वर्ड निकला है मैक्रोज से, MAKROS, मैक्रोज, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है ना, बड़े पैमाने पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर जितने भी हमारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक, हम उनको स्टडी करते हैं एग्रीगेट लेवल पे। देखिए वर्ड मैंने यूज किया है एग्रीगेट। एग्रीगेट का वर्ड इस्तेमाल ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। और एग्रीगेट कहते हैं, हम जो एग्रीगेट कहते हैं वो कहते हैं एज अ होल। जब हम होल इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो मैक्रो अप्रोच जो है वो हमारे तमाम तरह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, लेकिन एग्रीगेट बेस के ऊपर। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर है इसके अंदर भी काम करने वाले हमारे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। तो जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे पास वो है लॉर्ड कीन्स। तो कीन्स की कंट्रीब्यूशन बहुत है, इस हवाले से इसका एक और नाम है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी एक और नाम से याद किया जाता है और इन्हें कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम, यानी थ्योरी ऑफ इनकम इसका अनदर नेम है। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम पूछा जाए तो आप बोलेंगे थ्योरी ऑफ इनकम। इसी तरह जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में बात की जाती है, दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में बात की जाती है।
इसी तरह जब हमें इक्विलिब्रियम अकर करना हो मैक्रो लेवल पे, ठीक है ना, तो वहां पर एग्रीगेट डिमांड का एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्वेट होना जरूरी है। जब हम मैक्रो टर्म्स के ऊपर बात करते हैं ना, तो हमारे पास जैसे इंटरनेशनल ट्रेड है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। इन्फ्लेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। मनी है हमारे पास, उसकी टाइप्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये वो सारे टॉपिक्स है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ये हम एम्प्लॉयमेंट है, ये सब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस करके भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ। पेज नंबर 10 है हमारे पास। पेज नंबर 10 पे बासानी आपको इसकी इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करते हैं ना, तो देखिए सबसे पहले ये एनालाइज करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, ठीक है ना। अब कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है? कंज्यूमर हमेशा ये चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एंजॉय करे, ठीक है ना, और कम से कम उसकी कॉस्ट है, ठीक। तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी का आगाज करेंगे ना, जिसमें हम कंजम्पशन पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो अपना रोल करती हुई दिखाई देगी। लिहाजा जब कभी हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक क्वांटिटी को स्टडी कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि इंडिविजुअल डिमांड को या इंडिविजुअल सप्लाई को स्टडी करेंगे, तो वहां पर हम आसानी ये चीज जज कर सकते हैं कि एक शख्स की, जैसे नंबर ऑफ बायर्स है हमारे पास, एक मार्केट है उसके अंदर नंबर ऑफ बायर्स हैं, सही है। अब जरूरी नहीं है जितने नंबर ऑफ बायर्स हैं सबकी जो नीड है, सबकी जो वांट है वो एक ही हो, ठीक। डिफरेंट बायर्स कैन बाय अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको ये मालूम है कि मेरा जो रिसोर्स है वो कितना है और मैं कितनी चीजों को बाय या परचेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल यूनिट पे बात करेंगे। दूसरा हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स हमारे पास ये भी मैक्रो टर्म है, लेकिन जब हम टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो जाहिर है कि वो टैक्स होता है जो इंडिविजुअल दे रहा होता है। जैसे हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं। टैक्स एक्चुअली है क्या? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आमदनी का जो जरिया होता है ना, वो टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम इंडिविजुअल यूनिट पे बात करें तो हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस मौजूद हैं, ठीक, कि जिसकी आमदनी इतनी होगी तो वही वो टैक्स पे करेगा, दूसरा शख्स जो है वो टैक्स पे नहीं करेगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड, TOT, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है ना। हमें बहुत सारी डील्स प्रोवाइड की जाती हैं, डिसाइड किया जाता है कि भाई क्या चीज आपने बढ़ानी है ट्रेड के अंदर। ट्रेड एक्टिविटीज जब आप किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ पाबंदियां भी होती हैं। तो वहां पर जो है वो हमें बासानी पता चल जाता है कि हम कौन से गुड प्रोड्यूस करें, ठीक है ना, इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर, कि जो जाके इंटरनेशनल ट्रेड में एक अहम किरदार अदा करे। इसके बाद है कंजम्पशन लेवल ऑफ द पीपल, लोगों का, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी है, ठीक, जहां पर लोगों का खर्च करने का जो रुझान है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, चाहे वो बेसिक नीड्स के हवाले से हो, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स के हवाले से हो, ठीक है ना। लेकिन उनकी जो कंजम्पशन एरिया, उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सीड हैं, वो आगे हैं। तो अगर हम कंजम्पशन लेवल ऑफ द पीपल के हवाले से बात करते हैं ना, तो ये हमें रिलेशन बताते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसे आप बहुत आसानी से सर्टेन कर सकते हो माइक्रो स्टडी के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हेल्पफुल होती है इकोनॉमिकल वेलफेयर, किसी भी मुल्क के अंदर जो अगर हमें वेलफेयर को या वेलबींग को प्रमोट करना है ना इंडिविजुअल यूनिट पे, तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अहम रोल प्ले कर रही होती है। लास्ट पॉइंट देखिएगा हमारे पास है, इट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल इन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। अब ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या है, देखें, इकोनॉमिकल वेरिएबल्स में प्रोडक्शन भी आता है, एक्सचेंज भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है, ठीक है ना, कंजम्पशन भी आता है। ये हमारे बेसिक पिलर्स भी हैं, ठीक, जिसे हमने क्लासिकल पीरियड में पढ़ा था और एडम स्मिथ ने इसको एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक पिलर्स हैं और ये हमारे इकोनॉमिकल वेरिएबल्स भी हैं। तो जब कभी हम इंडिविजुअल कोई भी किसी भी मसले के अंदर उलझा हुआ होता है या कोई मसाइल उसको दरपेश होते हैं किसी भी हवाले से, कीमत के हवाले से, ठीक है ना, तो वो फौरन अपने दिमाग में जजमेंट करता है कि भाई मुझे ये पता है, एक थ्योरी है जो मेरे जहन में कि भाई आई हैव अ लिमिटेड इनकम या आई हैव अ लिमिटेड मनी,
सो हाउ कैन फुलफिल द नीड, तो मुझे अपनी जरूरत को कैसे पूरा करना है, तो फिर वो प्रायोरिटी किसको देगा, उस वांट को देगा जो उसके लिए ज्यादा जरूरी होगी। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग हो सब ये सोच रहे हो, तो लिहाजा जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे तो यहाँ इंडिविजुअल ये सोच रहा है, लेकिन सारे लोग ये बात नहीं सोच रहे उस मसले को हल करने के लिए। अब हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ भी इकोनॉमिकल वेरिएबल्स है हमारे पास मैक्रो लेवल के ऊपर, कौन कौन से, सेविंग है, कंजम्पशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। ये सारे के सारे हमारे नेशनल अप्रोच को आगे बढ़ाते हैं। जितनी भी इकोनॉमी में मसले मसाइल होते हैं ना, उनको हल करने के लिए हमारे मुल्क में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें बहुत ही इफेक्टिव मैनर में सॉल्व किया जाता है या उनका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ए रिसोर्स। जैसे इन्होंने इसके ऊपर वाले पॉइंट में बताया कि जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा स्कार्स होते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे मैनर में इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना। और हमारे जितने भी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होती है अवेलेबल रिसोर्सेज की, मेनली वो डिपेंड करती है हमारे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर के ऊपर, कि हमारा कितना लेबर जो है वो रोजगार के ऊपर है, ठीक है ना, कितना लेबर काम कर रहा है, ठीक है। अगर हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसका मतलब ये कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो बेस्टली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेट विथ माइक्रो लेवल। ना हम मैक्रो को माइक्रो से बिल्कुल अलग कर सकते हैं, ना हम माइक्रो को मैक्रो से बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो में इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखिए हम मैक्रो के अंदर जो है वो एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये माइक्रो लेवल से भी रिलेटेड है। रिफ्लेक्ट विथ माइक्रो, ठीक, रिफ्लेक्ट करता है माइक्रो की टर्म को रिफ्लेक्ट किस तरह कर रहे हैं, यहाँ हम इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं वहां हम इन्फ्लेशन नहीं पढ़ते, या हम इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी कर रहे हैं, हम माइक्रो लेवल पे इंटरनेशनल ट्रेड को स्टडी नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल के लिए इस बात को सही समझना कि भाई जो मसाइल है ना वो सिर्फ मेरे साथ नहीं है बल्कि पूरी इकोनॉमी के साथ है ये मसले, तो वहां पर जो हमारी माइक्रो टर्म होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है। अगर मैं लाइट से परेशान हूं तो ये मेरा मसला नहीं है, सारे ही लोगों का मसला है। अगर बेरोजगारी का मसला मेरे साथ है तो सिर्फ मेरा नहीं है, मुझ जैसे कई लोग होंगे, ठीक है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे होंगे। इसके बाद है हमारे पास हेल्प करता है हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसको चूंकि थ्योरी ऑफ इनकम भी कहते हैं, और आगे आप जाके देखिएगा हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर इकोनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से बात की जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा मॉडल देता है, ठीक है, एक ऐसा फॉर्मूला देता है इकोनॉमिकल पॉलिसीज बनाने के लिए कि जिसका मकसद ये होता है कि मईशत को स्टेबलाइज रखा जाए, मईशत को, ये इकोनॉमी को स्टेबल रखा जाए, ठीक है ना, क्योंकि वही ममालिक ग्रोथ करते हैं जो कि अपनी इकोनॉमी को स्टेबल लेके चल रहे होते हैं। जहां पर जो हमारे मैक्रो प्रॉब्लम्स है लाइक इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, पॉवर्टी है, ये सारे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हैं। अगर वो इसे कवर कर लेता है तो लाजमी सी बात है कि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ चलना शुरू हो जाता है। ये तमाम तर चीजें कर लेने के बाद अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 की तरफ। जब हम पेज नंबर 7 की तरफ आएंगे तो आप देखिएगा पेज नंबर 7 के अंदर यहाँ देखें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन है। जब आप आंसर मेकिंग करने बैठे, ठीक, तो आपने कम से कम माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 और मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी 2 डेफिनेशन देनी है। ये जरूरी नहीं है कि आप यही वाली डेफिनेशन जो है वो अपने लेक्चर का या अपनी लर्निंग का हिस्सा बनाए। अगर आपके पास और भी डेफिनेशन मौजूद हैं तो आप टीचर को नोटिस में लाकर उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं एक सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है जो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब आप ये सवाल स्टार्ट करें तो उसकी स्टार्टिंग इस तरह से देंगे। सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रो देंगे, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ देखिए इन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, 3 डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कम 2 डेफिनेशन आपने अपने पेपर का हिस्सा जरूर बनानी है।
यहाँ देखें, हम सैमुअल्सन की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करें, कोशिश करें जो रेफरेंस के साथ डेफिनेशन हो उसे एग्जाम के अंदर कोट करें, ताकि जो मार्क्स हैं वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हो सकें। ठीक है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे पास एक्चुअली एग्जामिन करती है उन तमाम तर चीज़ों को कि कैसे एक इंडिविजुअल प्राइस सेट की जाती है जब कभी हम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड और कैपिटल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ताकि जो मार्केट मैकेनिज्म की वीकनेस है, वीकनेस क्या है, कभी डिमांड एक्सेस पे चली गई, कभी सप्लाई एक्सेस पे चली गई, ये क्या है हमारा डिसइक्विलिब्रियम, तो ये वीकनेस जो है वो कवर करता है। तो अब देखें सैमुअल्सन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल यूनिट बेसिस पे इन अल्फाजों में एक्सप्लेन किया है। तो आप भी कोई दो सिंप्लीफाइड डेफिनेशन जो है वो ऐड करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 8 पे देखिए, यहीं पर पेज नंबर 8 पे देखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ लिमिटेशंस मौजूद है। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ पाबंदियां लगी हुई है। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप कभी भी ये आइडिया तो फंक्शन नहीं कर सकते कि यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो एज अ होल हो। वही वाली बात आ गई कि ये रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम मैक्रो टर्म को कभी भी फंक्शनेट नहीं कर सकते। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक अजम्पशन है, ये एक अनरियलिस्टिक फिनोमेना है जिस तक रीच करना बहुत मुश्किल है। ये लिमिटेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पर भी आप कोशिश करें कि इंट्रो के अंदर वो पॉइंट्स दे दीजिए जो हमने डिफरेंस के अंदर स्टडी किए। तो अगर आप वो खालिस्तान इंफॉर्मेशन आप इंट्रो का हिस्सा बना देंगे तो भी आपका इंट्रोडक्शन पैसेज बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की दो ही डेफिनेशन मौजूद है। बेसिकली यहाँ देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स डील कर रहे हैं टोटल, टोटल का वर्ड, नेट का वर्ड, ग्रॉस का वर्ड, एग्रीगेट का वर्ड, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम है, आउटपुट है हमारा, एम्प्लॉयमेंट है, ये सब क्या है, ये वो फंक्शनल रिलेशन है इकोनॉमिकल वेरिएबल्स का जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किए जाते हैं, जो मैंने अभी अभी स्टडी किए। ठीक, जिसमें एग्रीगेट सेविंग, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट और जनरल लेवल ऑफ ए प्राइस भी शामिल है। इन सब चीजों की डिटर्मिनेशन हम आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे पढ़ते चले जाएंगे हम देखेंगे किस तरह डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स जो है प्राइस को डिटरमाइन कर रही होती है। नीचे देखिए यहाँ पर भी हमारे पास लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स मौजूद है। यहाँ पर इंडिविजुअल को इग्नोर किया जाता है, यहाँ जो भी बात की जाती है एज अ होल इकोनॉमी बात की जाती है। ठीक, असल मकसद होता है इनका वेलफेयर को प्रमोट करना। जब हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंसेस ये आते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस लेवल होता है वो जर्नल होता है। ठीक है ना, जर्नल लेवल ऑफ प्राइस पे बात करते हैं कि वो स्टेबल हो। प्राइस ऑफ गुड्स, ठीक है ना, इतनी जो है वो रूल करें कि वो एक गरीब तबके तक भी उसकी रसाई हो, कि गरीब तबका भी जो है वो आराम से जो है वो उस गुजा को इस्तेमाल कर सके और खरीद सके। तो यहाँ आके हमारे पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो अप्रोच थी, ठीक है ना, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक, कि यहाँ पर आपने क्या क्या स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 1 के हवाले से हमारे पास दो क्वेश्चन है जो एग्जाम का हिस्सा बनते हैं। एक तो रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, और एक माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच जिसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बता दिया। अब आज के लेक्चर के हवाले से अगर किसी के जहन में कोई सवाल है, ठीक है ना, चूंकि ज़ाहिर है टीचर लाइव आपके पास मौजूद है तो आप पूछ सकते हैं। अगर इससे पहले वाले लेक्चर में भी कोई प्रॉब्लम है और आपके पास है वो कलेक्ट, तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आके हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लोज हो जाता है। इंशाल्लाह फिर हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करेंगे।
रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी के जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है लेक्चर के हवाले से, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो टीचर आपके सामने मौजूद है, आप उससे लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सक्यूज मी मिस, जी बोलिए। ये बताइएगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव कहते हैं मौसर तरीके से, यानी अल्टरनेटिव। जब आप किसी भी चीज को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें ना, जैसे अभी हमने बात की थी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की थी ना, कि हमारे कुछ ना कुछ कौमी मकासद होते हैं। अब उन कौमी मकासद को पूरा करने के लिए यही करना चाहिए ना कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें। तो अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्टिव मैनर में इस्तेमाल करेंगे तो ये कहलाती है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ए रिसोर्स। जी माहम, और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? ये टर्म ऑफ ट्रेड बताइएगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर क्या होता है, देखें, दो ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हर जी। प्रोड्यूसर ये चाह रहा होता है, प्रोड्यूसर कौन है? एक्सपोर्टर है, जो सामान भेज रहा है, ठीक है ना। अब जब वो एक्सपोर्टर सामान बेचता है ना, तो हम क्या कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, ठीक है। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, ठीक। तो जो मुल्क एक्सपोर्ट के एरिया में ज्यादा हो जाते हैं ना, उसकी टीओटी ज्यादा हो जाती है, ठीक। तो वहां पर क्या होता है, उसका फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं जर मुबादला को, सही है ना। तो फिर मुल्क जो है खुद ब खुद डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो टर्म ऑफ ट्रेड में एक्चुअली ये देखा जाता है कि प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से हासिल कर सकता है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट जिसके जहन में किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, डोंट वरी। जी मुस्फिरा, कोई सवाल आपके जहन में जो आप पूछना चाह रही हैं? हेलो और मिस, हेल्पफुल इन डिफरेंट कंसेप्ट जानना था। सॉरी, रिपीट करें। पेज 11 पे है, हेल्पफुल इन डिफरेंट कंसेप्ट। पेज नंबर 11 पे है, हेल्पफुल इन अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। इन डिफरेंट जी जी जी। कंसेप्ट। जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं ना, देखिए थ्योरी का नाम मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, थ्योरी। ये मैंने आपको बताया था ना कि आगे जाके हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को भी स्टडी करेंगे, कि उसकी मदद से हम कैसे नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही एनालाइज करते हैं। ये चीज इन्होंने बोली है यहाँ पे, कि जो नीचे थ्योरी दी गई है ना हमारे